नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार एम के ज्ञान धारा में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो राजस्थान से संबंधित कोई सी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अतः आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना और इस टॉपिक को पूरे आनंद के साथ में पढ़ते रहना। बहुत मज़ा आने वाला है। आपको एक सरल भाषा में नोट्स आधारित टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का जो एकीकरण जो होता है इसमें सबसे पहले हम देखें तो इसमें जो शुरुआत करें हम राजस्थान के एकीकरण की तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था एक 1947 में, और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसकी एक धारा थी 8। उस धारा 8 में क्या बताया गया था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये बताया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की एक धारा थी, उस धारा का नाम था धारा, उसकी एक धारा थी, उस धारा 8 उसका धारा का नाम था 8। ठीक है, उस धारा 8 में बताया गया था, उस धारा 8 में बताया गया था कि कोई भी, उस धारा 8 में बताया गया था कोई भी क्षेत्र, रियासत, कोई भी क्षेत्र, रियासत या फिर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी क्षेत्र, रियासत या फिर केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो चाहे तो चाहे तो वो भारत में मिल सकता है, चाहे तो भारत में मिल सकता है या फिर चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिल सकता है या फिर चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है, या फिर चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। क्या रह सकता है? स्वतंत्र। या फिर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, रह सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसमें बताया गया था। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, इसकी धारा 8 थी, और उस धारा 8 में बताया गया था कि कोई भी क्षेत्र, रियासत या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे तो वो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिल सकता है या फिर स्वतंत्र भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक रियासती विभाग की स्थापना हुई, एक रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में। ठीक है, 5 जुलाई 1947 दिल्ली में की गई। ठीक है, उसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया, और उसमें ये चेंजिंग किया गया कि उस पर एक तरीके से उस पर एक तरीके से ये लगाया गया, पाबंदी लगाई गई कि जो स्वतंत्र रहने वाली जो रियासतें हैं केवल वही रह सकती है जिनकी जनसंख्या जो है वो तो कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो, और वार्षिक आय उनकी 1 करोड़ से अधिक हो, वो ही रियासतें जो है वो एक तरीके से स्वतंत्र रह सकती है। अन्यथा इनके नीचे आने वाली जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। तो हम बात करते हैं रियासती विभाग की। उस रियासती विभाग की बात करें तो ये जो रियासती विभाग था इसका नाम था रियासती विभाग। क्या नाम था इसका? रियासती विभाग, रियासती विभाग, या फिर इसको सचिवालय भी कह सकते हैं। रियासती विभाग या फिर रियासती सचिवालय। ठीक है, इसकी बात करें, इसका सबसे पहले तो इसका गठन कब किया गया था? इसके गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया था, 5 जुलाई 1947 को किया गया। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया दिल्ली में। और इसमें निर्णय, और इसकी बात करें, इसका गठन 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में किया गया। इसके अलावा इसके गठन के बाद में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था, किसको बनाया गया इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा इसका सचिव जो है, सचिव की बात करें तो सचिव, इसके सचिव की बात करें तो सचिव बनाया गया था किसको? इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको बनाया गया? वीपी मेनन। मेनन को इसका क्या बनाया गया? वीपी मेनन को इसका क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। ठीक है, इसमें घोषणा क्या की गई थी? इसमें घोषणा ये की गई थी, इसमें घोषणा क्या की गई? इसमें घोषणा की गई थी कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है, वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है,
यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसमें जिसकी बात करें, जिसकी वार्षिक आय की बात करें तो जिसकी वार्षिक आय तो 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक हो, जिसकी वार्षिक आय तो कितनी हो, 1 करोड़ से अधिक हो, जबकि उसकी जो जनसंख्या है, वो कितनी हो, 10 लाख से अधिक। जबकि उसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो। ठीक है, तो ये रियासती सचिवालय रियासती विभाग की स्थापना की गई और इसका गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में। इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाए गए वीपी मेनन, और इसमें घोषणा ये की गई कि वही रियासत है। अब यहाँ पर तो देखो स्वतंत्र रहने के लिए बारे में बता दिया गया था कि स्वतंत्र रह सकती है कोई भी रियासत है धारा 8 के तहत, लेकिन फिर उसी बात में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई और इसमें घोषणा की गई कि वही जो है रियासत है स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या तो 10 लाख से अधिक हो और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। अब उस समय केवल 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या थी और 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय थी। वो 4 रियासतों के बारे में हम देखते हैं अगली स्लाइड में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसी जो 4 रियासतें थी जिनकी 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी, वो 4 रियासतें थी। एक नंबर पे जो रियासत थी वो थी कौन सी, जयपुर। ऐसी एक नंबर पे जो रियासत थी उसका नाम था जयपुर। ठीक है, दूसरी जो रियासत थी ऐसी उसका नाम था क्या, जयपुर के अलावा उसका दूसरा नाम था, क्या नाम था जयपुर के अलावा, उदयपुर। ठीक है, एक रियासत थी उदयपुर, एक रियासत थी वो कौन सी, उदयपुर। तीसरे नंबर की जो रियासत थी वो थी कौन सी, तीसरे नंबर की जो रियासत थी वो थी कौन सी, जोधपुर। ठीक है, कौन सी थी, जोधपुर। ठीक है, ये थी जोधपुर। और चौथे नंबर की जो रियासत थी उसका नाम था बीकानेर। कौन सी रियासत थी वो, बीकानेर। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय कितनी थी, 1 करोड़ से अधिक, और ये रियासतें स्वतंत्र रहने के दायरे के अंदर आती थी। ठीक है, बाकी और रियासतें स्वतंत्र रहने के दायरे में नहीं आती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया सचिवालय विभाग। अब इसमें एक नोट लगा करके आपको क्या लिखना है, नोट लगा के ये लिखना है, नोट लगा के लिखना है कि जो राजस्थान में जो एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय, राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सरदार, राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद में बात करें हम राजस्थान एकीकरण की जो है उसके बारे में बात करेंगे हम। इसमें कितनी रियासतों ने भाग लिया, कितने ठिकानों ने भाग लिया और कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था राजस्थान एकीकरण में। तो सबसे पहले बात करें इसमें राजस्थान एकीकरण में भाग लेने वाले इसमें भाग किस किसने लिया था, राजस्थान एकीकरण में जो भाग लिया था वो लिया था, सबसे पहले बात करें भाग लिया था इसमें 19 रियासतों ने। कितने, राजस्थान की 19 तो रियासतों ने भाग लिया था। रियासत तो कितनी थी, रियासत तो थी 19। ठीक है, 19 रियासतें थी उस समय। और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय कितना था, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश था 1। ठीक है, 19 रियासतें, केंद्र शासित प्रदेश 1। और बात करते हैं तीसरे नंबर पर, क्या, तीसरे नंबर पर देखिए ठिकाने। ठीक है, तीसरे नंबर पर ठिकानों की बात करें तो ठिकानों ने कितने भाग लिया था, कितने ठिकाने थे उस समय, 3 ठिकाने थे। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण में कितने रियासतों ने भाग लिया था, 19 रियासतों ने। केंद्र शासित प्रदेश के कितने भाग लिया था, 1 ने। और ठिकाने कितने थे, 3, उन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये हमारे भाग लेने वाली रियासतें थी, केंद्र शासित प्रदेश थे और ठिकाने थे। अब सबसे पहले हम जानेंगे रियासतों के बारे में। ठीक है, तो रियासतों के बारे में जाने तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियासत, और रियासत की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे भारत में रियासत कितनी थी। उस समय भारत में स्वतंत्रता के आसपास से पहले जो थी भारत में रियासतें जो थी उस समय भारत में रियासतें थी टोटल, भारत में कुल जो रियासतें थी, कुल रियासतें वो जो कुल रियासतें जो थी रियासतें, ठीक है, भारत में जो कुल रियासतें थी 565 थी। ठीक है, भारत में जो कुल रियासतें थी वो थी 565। इनमें से 565 में से जो 562 थी, 562 जो रियासतें थी उनका ही क्या हुआ था, 562 का ही एकीकरण हुआ था, 562 का ही एकीकरण हुआ। ठीक है, 562 का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 3 ऐसी रियासतें थी,
562 का एकीकरण हुआ था। राज्य भारत में उस समय कितनी रियासतें टोटल 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 ही रियासतों का एकीकरण हुआ था। 3 ऐसी रियासतें थी जिनका एकीकरण नहीं हो पाया। वो जो 3 रियासतें थी उनके बारे में बात करें तो 3 रियासतें थी। एक तो पहली जो रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़, ठीक है। एक थी कश्मीर, एक कौन सी थी, दूसरे नंबर की कश्मीर, जूनागढ़ कश्मीर, और तीसरे नंबर की थी हैदराबाद। तीसरे नंबर की थी हैदराबाद। तो इस प्रकार से राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है। इसमें भाग लिया 19 रियासतों में, केंद्र शासित प्रदेश 1 ने, और ठिकाने थे 3, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रियासतों के बारे में। भारत में जो रियासतें थी कुल उस समय 565 थी, जिनमें से 562 ऐसी रियासतें थी, ठीक है, जिनका एकीकरण हुआ था। बाकी 3 ऐसी रियासतें थी जिनका एकीकरण नहीं हो पाया था, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। और इनमें से 565 में से 19 जो रियासतें थी वो थी राजस्थान में, ठीक है। अब उन 19 रियासतों के बारे में हम आगे की स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उनके बारे में। और उन 19 रियासतें जो थी 19 रियासतें राजस्थान में कितनी थी, 19 रियासतें थी, टोटल 19 रियासतें थी उस समय राजस्थान में। और 19 रियासतों में हम सबसे पहले बात करेंगे पहली रियासत कौन सी थी, और इसके अलावा सबसे प्रथम रियासत कौन सी थी, और सबसे जो नवीन जो रियासत थी वो कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन जो इनमें से रियासत थी वो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। 566 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में सबसे नवीन जो रियासत थी वो थी झालावाड़, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे प्राचीन और सबसे नवीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे जो प्राचीन जो रियासत थी, सबसे प्राचीन जो रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत थी कौन सी, सबसे प्राचीन रियासत थी कौन सी बताइए, मेवाड़ रियासत। कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी, 566 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 566 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन, ठीक है, सबसे नवीन की बात करें तो सबसे नवीन जो रियासत थी वो कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत थी कौन सी, झालावाड़। कौन सी थी, झालावाड़। सबसे नवीन रियासत थी हमारी झालावाड़। और झालावाड़ जो थी इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1838 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सबसे कौन सी थी, नवीन रियासत, ठीक है। ये सबसे हमारी कौन सी है, नवीन रियासत है। इसके अलावा बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत की बात करें, सबसे बड़ी जो रियासत है, सबसे बड़ी रियासत वो तो कौन सी है, मारवाड़, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो कौन सी है, मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत की बात करें, सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। कौन सी है, शाहपुरा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत तो मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा, ठीक है। सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो तो मेवाड़ थी, 566 ईस्वी में स्थापना। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 ईस्वी में स्थापित है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। इसके अलावा बात करें हम जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी रियासत की बात करें सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी जनसंख्या के आधार पर, सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी जयपुर। कौन सी हो जाएगी, जयपुर। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, वही शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ी रियासत जयपुर है और सबसे छोटी रियासत भी कौन सी है, शाहपुरा है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटी में शाहपुरा का नाम आ रहा है और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटी में नाम किसका आ रहा है, शाहपुरा का नाम आ रहा है,
ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम अगली रियासत के बारे में। अगली रियासत की बात करें तो मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी हमारी राजस्थान में, एकमात्र और उस मुस्लिम रियासत का नाम है, एकमात्र मुस्लिम जो रियासत है उसका नाम क्या है, टोंक है। एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसका नाम टोंक है, इसके 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था, इसको मुस्लिम रियासत जो थी टोंक, उसको एकमात्र मुस्लिम रियासत है। इसके अलावा बात करते हैं जाट रियासतों के बारे में, तो जाट रियासतें भी दो थी, कितनी थी, जाट रियासतें कितनी थी, रियासतें, तो जाट रियासतें की बात करें तो जाट रियासतें दो थी, कितनी थी, दो। उसका नाम था, एक का तो एक तो थी भरतपुर, एक थी कौन सी, धौलपुर, एक तो कौन सी, भरतपुर, और एक कौन सी हो जाएगी, धौलपुर। ये जाट रियासतें दो थी, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर, ये दो जाट रियासतें थी राजस्थान में। ठीक है, तो इतनी सारी रियासतों के बारे में। और एक रियासत की बात करें तो सर्वाधिक तोपों वाली सलामी जो रियासत थी, सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत थी, वो थी कौन सी, उदयपुर। तो इसमें यहां से लिख सकते हैं हम सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासतें, सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, उदयपुर थी। कौन सी थी, उदयपुर। सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत थी उदयपुर, और इसको 19 तोपों की सलामी का इसको 19 तोपों की सलामी दी जाती है। कितनी, 19 तोपों की सलामी थी इसके पास में। कितनी सलामी थी, 19 तोपों की सलामी थी इसके पास में। ठीक है, तो सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी, सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली जो रियासत थी उसका नाम था उदयपुर। तो कौन सी थी, उदयपुर, जो 19 तोपों की जिसको सलामी दी जाती थी। ठीक है, तो ये हमारी रियासतें हो गई। इसके अलावा दो रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकारी नहीं था, वो रियासतें थी, एक तो कौन सी थी बताइए, एक तो एक ऐसी कौन सी दो रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, तो वो थी एक तो शाहपुरा और एक कौन सी, किशनगढ़ का। शाहपुरा और जो किशनगढ़ रियासतें थी इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं, हमने रियासतों के बारे में जान लिया, अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। और स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश थे कितने थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था, क्या नाम था, एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो क्या था, क्या नाम था, एक केंद्र शासित, जो हमारे राजस्थान में इनमें से चारों में से एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। बाकी कुर्ग जो है कर्नाटक में था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा हमारे राजस्थान में था, इस प्रकार से। और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो हम बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे, स्वतंत्रता से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से बात करें चारों की बात करें तो चारों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला तो जो था दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो क्या था, दिल्ली। दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था, दिल्ली के अलावा एक था, कौन सा हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, एक था अजमेर मेरवाड़ा। और ये था राजस्थान में, कहां पर था ये, राजस्थान में। ये जो केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में था। अगला जो था केंद्र शासित प्रदेश उसका नाम था बलूचिस्तान। कौन सा था, बलूचिस्तान। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था बलूचिस्तान, जो था पाकिस्तान में। कहां पर था ये, पाकिस्तान में था। और चौथी केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था क्या, कुर्ग। उसका नाम था क्या, कुर्ग। और ये कर्नाटक में था। कहां पर था, कर्नाटक में। ये जो चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश था कुर्ग, कर्नाटक में था। इन चारों में से राजस्थान में जो था हमारा वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। तो हम बात करते हैं राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की। तो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा की अगर हम बात करें तो जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसकी एक विधानसभा हुआ करती थी अलग, इसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी। इसकी क्या क्या थी, अलग विधानसभा थी। क्या थी, अलग विधानसभा। इसकी एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा। जिसको क्या कहते थे, धारासभा, धारासभा, जिसको क्या कहते थे, धारासभा कहते थे। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी। इसकी क्या, कौन सी, एक
अलग विधानसभा हुआ करती थी उसका नाम था धारासभा। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, इस जो धारासभा या फिर विधानसभा जो थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे, सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य थे कितने, 30 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें टोटल सदस्य थे 30। किसमें, ये जो अजमेर मेवाड़ा की जो विधानसभा की धारासभा जो थी इसमें टोटल 30 सदस्य थे। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, कौन किसको बनाया गया था, हरिभाऊ उपाध्याय को। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, हरिभाऊ उपाध्याय। किसको बनाया गया था, हरिभाऊ हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, इसके कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, या फिर इसको हमें मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। तो इसके कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन, केंद्र शासित प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्रता से पहले भारत में 4 थे, जिनमें से दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा जो था राजस्थान में था, जिसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी जिसको धारासभा कहते थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो था वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नोट लगा के, एक चीज लिखनी है नोट लगा के। अगर नोट लगा के लिखना है यहाँ पर, एक तो राजस्थान की बात करें, खुद राजस्थान, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो था 20 श्रेणी का राज्य। कौन सा राज्य था राजस्थान, तो राजस्थान था 20 श्रेणी, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, 20 श्रेणी का राज्य। राजस्थान तो कौन सी श्रेणी का राज्य था, 20 श्रेणी का। जबकि बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा था सी श्रेणी का। सी कौन सी श्रेणी में शामिल था, सी श्रेणी में। राजस्थान तो खुद तो 20 श्रेणी में का राज्य था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये था सी श्रेणी का राज्य। ठीक है, ये था सॉरी सी श्रेणी का। ठीक है, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान का, ये था सी श्रेणी का। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आप चाहे तो पढ़ाते समय भी बीच बीच में नोट्स बना सकते हैं, अपने समझने के साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात हो गई, रियासतों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ठिकानों के बारे में। तो उस समय जो ठिकाने जो थे राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, टोटल ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने थे। टोटल कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने। और वो जो 3 ठिकाने थे, इनमें से जो पहला जो ठिकाना था उसका नाम था क्या, पहला जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराना। क्या था, नीमराना। नीमराना जो अलवर में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, अलवर में था। ये नीमराना अलवर जो था ये ठिकाना था। ठीक है, जबकि इसके शासक की बात करें, ठीक है, नीमराना अलवर, इसका शासक की बात करें, इसका शासक, तो इसका शासक कौन था बताइए। इसके शासक की बात करें तो इसका शासक कौन था बताइए। तो इसके शासक नीमराना अलवर पहला ठिकाना था। ठीक है, इसके शासक की बात करें तो राजेंद्र सिंह थे। कौन थे इसके शासक, राजेंद्र सिंह। इसके शासक थे कौन, राजेंद्र सिंह। फिर उसके बाद में बात करते हैं दूसरा ठिकाना। दूसरे ठिकाने की बात करें तो दूसरा ठिकाना हमारा कौन सा था बताइए। दूसरा जो ठिकाना था उसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था, कुशलगढ़। कुशलगढ़ की बात करें तो ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। इसके शासक की बात करें तो इसका शासक कौन था बताइए। इसके शासक की बात करें तो इसका शासक था हरेंद्र सिंह। कौन था, हरेंद्र सिंह। इसके शासक कौन थे, हरेंद्र सिंह थे। और इसके बारे में बात करें तो कुशलगढ़ ठिकाना की बात करें तो कुशलगढ़ ठिकाना के बारे में एक जानकारी और ये है कि ये सबसे छोटा ठिकाना, सॉरी ये सबसे बड़ा ठिकाना था। कौन सा था ये, कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना। ठीक है, सबसे बड़ा ठिकाना यही था, सबसे बड़ा ठिकाना था ये। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर का ठिकाना। तीसरे नंबर का जो ठिकाना था उसका नाम था क्या, तीसरे नंबर के ठिकाने की बात करें तो उसका नाम था लावा। कौन सा था, लावा। और ये जयपुर रियासत में आता था। कौन सी रियासत में, जयपुर रियासत में आता था। ठीक है, जयपुर रियासत में आता था। वर्तमान में तो ये कहाँ पर है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो ये कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में है ये टोंक में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, टोंक में। शुरुआत में जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था लावा, लेकिन वर्तमान में टोंक में है। ठीक है, तो इसके शासक की बात करें तो इसके शासक जो थे, इसके शासक भी कौन थे, इसके शासक थे कौन, प्रदीप सिंह। कौन थे, प्रदीप। इसके शासक थे प्रदीप सिंह। ठीक है, और इस ठिकाने की बात करें तो इस ठिकाने की बात करें तो ये भी कहता है, ये जो ठिकाना था ये भी क्या था, ये था सबसे छोटा ठिकाना। कौन सा था ये, सबसे छोटा ठिकाना।
ठीक है, ये था सबसे छोटा ठिकाना। ठीक है, तो हमने सबसे बात करें, हम 3 ठिकानों की बात की है जो हमारी राजस्थान के एकीकरण में भाग लिया तीनों ने। ठीक है, जिसमें से नीमराना सबसे पहला तो जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराना, और इसका जो शासक था नीमराना जो अलवर में था, इसके शासक जो थे राजेंद्र सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में बात करें दूसरा ठिकाना हमने कुशलगढ़ पढ़ा जो बांसवाड़ा में पड़ता है, शासक इसके कौन थे, हरेंद्र सिंह थे। और ये कुशलगढ़ जो ठिकाना था तीनों ठिकानों में से सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़। फिर उसके बाद में बात करें हमने तीसरा ठिकाना पढ़ा, और तीसरा ठिकाना की बात करें तो वो था लावा, और ये जयपुर रियासत में आता था शुरुआत में तो, लेकिन वर्तमान में टोंक में पड़ता है। ठीक है, इसके शासक थे प्रदीप सिंह। ठीक है, और सबसे छोटा ठिकाना था ये लावा। ठीक है, तो ये हमने जो राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली रियासतें, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और एक तरीके से 3 ठिकाने, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलेंगे हम राजस्थान एकीकरण का समय कितना था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, इनके बारे में जानेंगे। फिर राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ना है फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान एकीकरण की बात करें तो इसमें राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, उसका समय उसमें कितना लगा था। ठीक है, शुरुआत कब हुई, उसका समापन कब हुआ, उसमें समय कितना लगा, उसके चरण कितने थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान एकीकरण की शुरुआत है। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब हुई इसकी, शुरुआत कब हुई, उसके बाद में शुरुआत के अलावा इसका समापन कब हुआ, समापन कब हुआ, इसके अलावा बात करते हैं इसमें कितने समय लगा, इसमें समय कितना लगा, और उसके अलावा बात करते हैं हम इसमें समय कितना लगा, और समय के साथ साथ में इसमें चरण कितने थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च से। कब से हुई थी, 18 मार्च 1948। इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसका समापन कब हुआ था, इसका समापन हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण स्थापित हुआ, और 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के साथ ही इसका क्या हो गया, समापन हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसमें समय कितना लगा राजस्थान के एकीकरण में। तो इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें क्या लगा था, समय लगा था। चरण इसमें कितने थे टोटल, इसमें चरणों की बात करें तो इसमें टोटल कितने चरण थे, 7 चरण थे। इसमें टोटल कितने थे, 7 चरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान का एकीकरण है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से, समापन 1 नवंबर 1956 से, समय इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का लगा, और चरण इसमें कितने हैं, 7 चरण है। ये हमने जाना है। अब बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, तो प्रथम चरण की बात करते हैं। एकीकरण की प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम, प्रथम चरण के बारे में। ठीक है, तो प्रथम चरण की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण की बात करें तो इसका नाम क्या था। प्रथम चरण के नाम की बात करें हम, तो नाम की बात करें तो इसका राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ नाम था इसका। क्या नाम था, मत्स्य संघ इसका नाम था, मत्स्य संघ। ये जो इनको मत्स्य संघ नाम दिया था इसका, वो दिया था के एम मुंशी ने। किसने दिया था, के एम, इसका मत्स्य संघ नाम दिया गया के एम मुंशी ने। ठीक है, इसकी बात करें इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसमें विलय की बात करें तो इसमें विलय क्या हुआ, किसका हुआ, कितनी रियासतों का और कितने ठिकानों का इसमें विलय हुआ। तो इसमें बात करते हैं विलय, तो इसमें विलय हुआ था 4 तो रियासतों का, 4 तो रियासतें व एक ठिकाना। ठीक है, 4 रियासत और एक ठिकाने का इसमें क्या हुआ था, विलय हुआ था। ठीक है, अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी जिनका इसमें प्रथम चरण में क्या हुआ था, विलय हुआ था। वो जो 4 रियासतें थी, उन 4 रियासतों में सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर की, और अलवर का शासक उस समय कौन था, तेज सिंह था। कौन था, तेज सिंह। ठीक है, दूसरी जो थी रियासत उसका नाम क्या था, दूसरी रियासत का नाम था भरतपुर। भरतपुर के जो शासक थे वो कौन थे, बृजेंद्र सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे, बृजेंद्र सिंह थे। बाकी 2 बची रियासतें इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ से आ नहीं रहा है तो इसलिए जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे लिखता हूं मैं। बाकी 2 रियासतें जो थी इसमें कौन सी हो जाएगी, धौलपुर। एक हो जाएगी कौन सी, धौलपुर। ठीक है, एक रियासत, दूसरी रियासत ये हो जाएगी, और तीसरी रियासत ये हो जाएगी धौलपुर।
इसके शासक की बात करें, धौलपुर का शासक कौन था बताइए? तो धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। आगे चल करके इसी को क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख बनाया जाएगा मत्स्य संघ का। ठीक है, तो प्रथम चरण तो उदयभान सिंह इसके शासक थे। और चौथी नंबर की बात करें रियासत की, तो चौथी रियासत है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन सी थी? करौली। ठीक है, तो करौली रियासत का जो शासक जो था वो कौन था? गणेश पाल। कौन था? कौन था? गणेश पाल था। करौली रियासत शासक कौन था? गणेश पाल था। ठीक है, और एक ठिकाना कौन सा था? जो ठिकाने की बात करें तो ठिकाना तो यही लिख देते हैं, जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराना। इस नीमराना ठिकाना जो अलवर में पड़ता है, इस नीमराना ठिकाने क्या हुआ था? इसमें विलय हुआ था। ठीक है, तो ये प्रथम चरण की बात हो रही है। प्रथम चरण की बात करें, नाम इसका मत्स्य संघ, जो किसके द्वारा दिया गया? के.एम. मुंशी के द्वारा। गठन इसका 18 मार्च 1948 को हुआ और विलय इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने का किया गया। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जिसमें अलवर की बात करें तो इसके शासक उस समय तेज सिंह थे, भरतपुर की बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह थे। ठीक है, और बात करें धौलपुर के उदयभान सिंह और करौली के थे गणेश पाल। ठीक है, और ठिकाना जो था जिसका एक ठिकाने विलय हुआ था इसमें, वो था नीमराना। तो 4 रियासत और ठिकाना, एक ठिकाना, इनका इसमें विलय किया गया था मत्स्य संघ में। अब आगे बात करेंगे मत्स्य संघ की जनसंख्या के बारे में, उसकी वार्षिक आय के बारे में, उसके उद्घाटन के बारे में। ठीक है, तो इस स्लाइड्स को आप आराम से उतार सकते हैं या फिर एक तरीके से अपने नोटबुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से आगे बढ़ना है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चले आगे। आपको इतना समय दिया जा रहा है कि आप पढ़ाते समय बीच बीच में भी नोट्स बना सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ की जो प्रथम चरण जो था, ये प्रथम चरण था मत्स्य संघ। अब इस मत्स्य संघ की बात करेंगे हम। मत्स्य संघ की दो चीजों के बारे में बात करनी है मत्स्य संघ के। एक तो बात करेंगे मत्स्य संघ का, सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य संघ के बारे में, क्या इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, इसकी जनसंख्या की बात करें, मत्स्य संघ की जनसंख्या की बात करेंगे, तो जनसंख्या की बात करें मत्स्य संघ की, तो जनसंख्या कितनी थी मत्स्य संघ की? ये थी कितनी? 18.38 लाख। कितनी थी? 18.38 लाख। तो इसकी क्या थी? जनसंख्या थी। उसके बाद आप बात करें जनसंख्या के अलावा, हम बात करेंगे इसकी वार्षिक आय। वार्षिक आय इसकी कितनी? 184 लाख। ठीक है, वार्षिक आय हो गई, जनसंख्या हो गई। उसके बाद में बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। इसके अलावा बात करते हैं इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन, इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था बताइए? इसका उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? लोहागढ़, भरतपुर में। कहाँ हुआ था इसका उद्घाटन? लोहागढ़, भरतपुर। इसका जो उद्घाटन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लोहागढ़, भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। अब बात करेंगे उद्घाटनकर्ता की, तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसके उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल इसके कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल इसके कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? आगे हम बात करें इसके बारे में, तो आगे किसके क्या बात करनी है इसके बारे में? ये इसके उद्घाटन करता हो गए। ठीक है, तो एक तो जनसंख्या के बारे में बात की है, जनसंख्या 18 लाख थी। वार्षिक आय की बात करें 184 लाख की इसकी। क्षेत्रफल की बात करें 12,000 वर्ग किलोमीटर था। और उद्घाटन इसका लोहागढ़ किला भरतपुर में हुआ। और उद्घाटन करता कौन थे? नरहरि विष्णु गाडगिल। अब बात करते हैं इसके राजधानी के बारे में। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? तो राजधानी बनाया गया इसको अलवर को। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे राज प्रमुख। राज प्रमुख किसे बनाया गया? इसका राज प्रमुख बनाया गया था किसको? उदयभान सिंह को। ठीक है, इसका राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदयभान सिंह को। ठीक है, राज प्रमुख उदयभान सिंह बने। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको? शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया था? शोभाराम।
ठीक है, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री की बात करें, उप प्रधानमंत्री बने थे कौन, दो व्यक्ति, एक तो कौन थे, गोपीलाल यादव, एक तो गोपीलाल यादव और एक कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, और इनको जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। राजस्थान के इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके से मत्स्य संघ के बारे में जानकारी हासिल की है। हमने शुरुआत में मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ का नाम तो किसने दिया था, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ के गठन के बारे में बात की तो 18 मार्च 1948 को। फिर उसके बाद में गठन के बाद में हमने जाना था कि मत्स्य संघ के बारे में विलय की कितनी रियासतों का, 4 रियासतों का। ठीक है, कितना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और उसके बाद में एक ठिकाना जो नीमराना था उसका विलय हुआ था। उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की कि मत्स्य संघ की जनसंख्या 18.38 लाख, वार्षिक आय राजधानी 184 लाख के, क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ और उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गौड़गिल। इसको राजधानी बनाया गया, इसकी अलवर को राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को, जो ये धौलपुर के कौन थे, शासक थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। ठीक है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना, शोभाराम कुमावत है। और उप प्रधानमंत्री बने गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। किसको, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरी क्लास। ठीक है, आज की पूरी क्लास, और ये इसमें हमने शुरुआत से लेकर के हमने पहले चरण तक अध्ययन किया। आज पहले चरण जो मत्स्य संघ है उसको कंप्लीट कर दिया। कल की क्लास में हम दूसरे चरण से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ताकि आपको आने वाली लगातार वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।